कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई देती है जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होती है। सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक आदमी का तवाजुन बिगड़ जाता और वो गिरकर नीचे लोगों पर जा लगता है। आदमी तो पहाड़ से नीचे गिर जाता है, लेकिन उस फैमिली मेंबर्स को भी बेकाबू कर देता है। बाप सबसे नीचे होता है और वो अपने बेटे पीटर से कहता है कि मेरी रस्सी काट दो ताकि रस्सी पर बोझ हल्का हो जाए और उसके बेटे गिरने से बच जाए। एक तरफ ये छुरी चलाने से 2 लोग बचने वाले थे और दूसरी तरफ अपने ही बाप की जान जा रही थी। आदमी के हाथ में छुरी थी, रस्सी का दूसरा सिरा उसके बाप को लटका रहा था और पीछे उसकी कांपती हुई बहन खड़ी थी, जबकि उनका सहारा बनने वाली जमीन धीरे धीरे टूट कर नीचे गिर रही थी। बाप की चीख अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। ये दुनिया का सबसे जालिम फैसला था। एक तरफ अपने अजीज की जिंदगी थी और दूसरी तरफ जिंदा बचने की उम्मीद। बहन एनी की मायूस चीखों के दरमियान पीटर ने आंखें बंद की और वो छोटी सी छुरी चला दी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल देनी थी। रस्सी टूट गई। बाप रॉयस का जिस्म पल भर में गहरी खाई में गायब हो गया और पीछे पूरे खानदान के दिल में एक ऐसा जख्म रह गया जो कभी भर नहीं सका। मॉन्यूमेंट वैली में होने वाला ये हादसा भाई बहन के रिश्ते में एक जहरीला कांटा बनकर हमेशा के लिए घर कर गया। फिर देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। मंजर गर्म सुर्ख सहरा से बदलकर बर्फ से जमी सफेद दुनिया में आ गया। वही पीटर जो कभी एक जवान लड़का था, अब नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करने वाला फोटोग्राफर बन चुका था। वो अपने कैमरे से स्नो लेपर्ड का पीछा करता और जानबूझकर उस पहाड़ी चढ़ाई से दूर रहता था जिसने कभी उसे बेपनाह दर्द दिया था। एक अचानक हादसे में उसके साथी की टांग टूट गई और मजबूरन हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए बुलाना पड़ा। लेकिन तकदीर का फैसला अजीब होता है। पायलट ने उसे बताया कि उसकी बहन एनी भी उस वक्त K2 के बेस कैंप में मौजूद है जहां हेलीकॉप्टर अभी उतरने वाला था। एनी अब दुनिया की बेहतरीन माउंटेनियर्स में शुमार होती थी। इस बार वो मीडिया टीम की लीडर बनकर आई थी जिसका काम अरबपति इलियट वॉन की K2 चढ़ाई को कवर करना था। हेलीकॉप्टर जब शोर शराबे से भरे बेस कैंप में उतरा तो ये जगह माउंटेनियरिंग कैंप से ज्यादा किसी बड़ी पार्टी का मंजर लग रही थी। टेंट के अंदर पीटर और एनी 3 साल बाद आमने सामने आए, लेकिन माहौल बिल्कुल भी खुशगवार नहीं था। बाप की मौत को एनी आज तक भुला नहीं पाई थी। उसका मानना था कि पीटर ने उस वक्त बहुत जल्दी हार मान ली थी। वो खुद माउंटेनियरिंग सिर्फ इसलिए करती थी कि अपने बाप का अधूरा ख्वाब पूरा कर सके और पहाड़ों की बुलंदियों पर जाकर उसकी रूह को महसूस कर सके। उसने पीटर से पूछा कि 3 साल से वो क्लाइंबिंग से क्यों दूर है और कभी बाप की कब्र पर दुआ करने क्यों नहीं गया। दूसरी तरफ पीटर को वॉन के साथ उसकी पार्टनरशिप पर गहरी तशवीश थी। उसका मानना था कि पहाड़ पर जिंदगी को बिजनेस के दिखावे और तयशुदा शेड्यूल का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। दूसरी तरफ अमीर वॉन अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में शान से बेस कैंप पहुंचा और उसका हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया। इस सफर का असल मकसद भी कारोबारी था। वो अपनी नई एयरलाइन की पब्लिसिटी करना चाहता था। उसका प्लान था कि K2 की चोटी पर खड़े होकर अपनी एयरलाइन की पहली फ्लाइट को ऊपर से गुजरते वक्त हाथ हिलाकर सलाम करे। इस मकसद के लिए उसने भारी रकम देकर मशहूर माउंटेनियर टॉम मैकलारेन को एक्सपीडिशन का लीडर हायर किया था ताकि K2 समिट को एक परफेक्ट कमर्शियल शो में बदला जा सके। वेलकम पार्टी में वॉन पूरे जोश के साथ स्पीच करता है। वो कहता है कि मौसम के माहिरीन के 40 साल के डेटा के मुताबिक समिट वाले दिन मौसम साफ रहने का इम्कान 42% है। लेकिन एक जर्नलिस्ट तीखा सवाल कर देता है, मौसम पल भर में बदल सकता है। जब लोगों की जान का सवाल हो, क्या आपको जरा भी परवाह नहीं? वॉन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नापसंदगी नजर आती है, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से ये सवाल एक्सपीडिशन लीडर टॉम की तरफ मोड़ दिया और तमाम जिम्मेदारी और फैसले का इख्तियार उस प्रोफेशनल माउंटेनियर के कंधों पर डाल दिया। बहन से अलविदा कहकर पीटर ने इस परेशानी भरी जगह से निकलने का फैसला किया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक तबाही चुपके चुपके करीब आ रही है। माउंटेनियरिंग टीम अपने प्लान के मुताबिक रवाना हो गई, लेकिन बेस कैंप के वेदर मॉनिटरिंग कंप्यूटर ने फौरन अलार्म बजा दिया। हवा का दबाव तेजी से बदल रहा था और एक खतरनाक तूफान जुनूब मशरिक की तरफ से बहुत तेजी से करीब आ रहा था। अपने सालों के तजुर्बे की बुनियाद पर टॉम ने फैसला किया कि फौरन वापस उतरना चाहिए और तूफान से बचना चाहिए। वो जानता था कि बुलंद पहाड़ी इलाकों में जरा सी भी लापरवाही पूरी टीम की तबाही का सबब बन सकती है, लेकिन वॉन ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की। उसने टॉम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक दर्जे के गाइड की डराने वाली बातों से वो घबरा गया है और उसके कारोबारी एम्पायर और ख्वाब का मजाक बना रहा है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर अब वो पीछे हटा तो पूरी जिंदगी बुजदिल के नाम से जाना जाएगा। इज्जत और पैसों के दोहरे दबाव में हमेशा एहतियात से काम लेने वाला टॉम आखिरकार डगमगा गया। उसने समझौता कर लिया और टीम को मौत के इलाके की तरफ आगे ले जाना जारी रखा। बेस कैंप में पीटर को जब पता चला कि टीम वापस नहीं आई तो वो बेचैन हो गया। वो फौरन कंट्रोल रूम में घुसा और वॉन के असिस्टेंट से उसकी सख्त बहस हुई। फिर उसने वॉकी टॉकी छीनकर खुद टॉम को तूफान के खतरे से आगाह किया। कई लोगों ने तूफान के खतरे की तस्दीक कर दी थी, लेकिन वॉन के इसरार पर टॉम
टॉम ने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर बहुत जल्द उनके फैसले का अंजाम सामने आ गया। तेज हवाएं चीखने लगीं, नजर आना बिल्कुल बंद हो गया और पूरी टीम सफेद बर्फ के तूफान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसी अफरा तफरी में एनी का पांव फिसला और वो नीचे जा गिरी। रस्सी का जबरदस्त खिंचाव वॉन और टॉम को भी एक साथ नीचे खींच लाया और फिर वो एक गहरी बर्फानी दरार में जा गिरे। इसी के फौरन बाद एक बहुत बड़ी बर्फानी स्लाइड सफेद मौत की तरह उनकी तरफ आई और 2 और टीम मेंबर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। पूरी पहाड़ी धार चंद लम्हों में बर्फ के नीचे दब गई। बेस कैंप का माउंटेनियरिंग टीम से पूरा राब्ता टूट गया। पीटर बर्फ से भरी स्क्रीन को देखता रहा और उसका दिल डूबता चला गया। जब सब लोगों को लगने लगा कि अब बचने की उम्मीद बहुत कम है, तब वॉकी टॉकी से हल्की और बाकायदगी से आती हुई दस्तक सुनाई दी। ये मॉर्स कोड था। ये एनी का भेजा हुआ इमरजेंसी सिग्नल था। पीटर ने कोड समझने के बाद जाना कि बर्फानी दरार के नीचे अभी 3 लोग जिंदा हैं, एनी, टॉम और वॉन। अब मौत के साथ रेस करती हुई एक इंतहाई मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू करना जरूरी था। वहां मौजूद हर शख्स जानता था कि 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर मौजूद इस डेथ जोन में सर्वाइवर्स ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। सख्त ठंड और ऑक्सीजन की कमी जानलेवा सूजन का सबब बन सकती थी। दवाई के बगैर उनके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे थे और उन्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका था, बर्फ की मोटी तह को धमाके से तोड़कर रास्ता बनाना। लेकिन आम एक्सप्लोसिव इतनी शदीद ठंड में काम नहीं कर सकता था। उन्हें इसके लिए पाकिस्तान की फौज से एक इंतहाई गैर मुस्तहकम हथियार लेना पड़ा, जिसे लिक्विड एक्सप्लोसिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसका धमाका बहुत ताकतवर था, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक भी था। जरा सी हरकत या धूप के सामने आने से भी ये शदीद धमाका कर सकता था। इसे पहाड़ पर ले जाना गोया मौत को अपने साथ लेकर चलना था। पीटर ने फैसला किया कि वो खुद रेस्क्यू टीम की क़ियादत करेगा। उसने बेस कैंप में मौजूद तमाम माहिर माउंटेनियर्स को जमा किया और वादा किया कि वॉन का असिस्टेंट हर शख्स को $5 लाख इनाम देगा। पैसों के लालच में बहुत जल्द टीम पूरी हो गई। इसमें तजुर्बेकार पाकिस्तानी फौजी अफसर कलीम, ऑस्ट्रेलिया से आए 2 जिंदा दिल भाई मेलकम और सिरिल शामिल थे। बेस कैंप की डॉक्टर मोनिक ने भी साथ चलने पर इसरार किया, क्योंकि वो खुद जान बचाने वाली दवा डेक्सामेथासोन सर्वाइवर्स तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन पीटर जानता था कि ये टीम अभी भी काफी नहीं। उसे एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो K2 को अंदर तक जानता हो और नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हो। उसके जहन में एक नाम आया, मॉन्टगोमरी विक। विक एक लेजेंड था जो दुनिया से दूर पहाड़ों में तन्हा रहता था। कभी उसने K2 के एक भयानक बर्फानी तूफान में अकेले 3 लोगों की जान बचाई थी, लेकिन उसी माउंटेन डिजास्टर में उसकी बीवी मर गई थी। इस हादसे के बाद वो यहीं रह गया और रोज अपनी बीवी की लाश ढूंढता रहा, जैसे पहाड़ों में भटकता हुआ कोई साया हो सकता था। पीटर और मोनिक हेलीकॉप्टर में बैठकर आखिरकार दूर पहाड़ों में उस अजीब लेकिन ताकतवर आदमी तक पहुंच गए। जब विक को पता चला कि वॉन भी K2 पर फंसा हुआ है, तो उसकी खामोश आंखों में अचानक इंतकाम की आग भड़क उठी। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के रेस्क्यू टीम ज्वाइन कर ली और पूरे ऑपरेशन की क़ियादत अपने हाथ में ले ली। विक फैसले लेने में बहुत तेज था और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता था। उसने 6 लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया। हर ग्रुप के पास एक कंटेनर था और तीनों सबसे खतरनाक लेकिन सबसे तेज रास्ते से 26,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद टारगेट की तरफ रवाना हुए। एक ऐसी रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी थी जहां हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। इसी दौरान अंधेरी और सख्त ठंडी बर्फानी दरार के नीचे फंसे सर्वाइवर्स भी इंसानियत के एक और इम्तिहान से गुजर रहे थे। टॉम बुरी तरह जख्मी था। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं और फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो गया था। उसकी जान खतरे में थी। एनी उसे जिंदा रखने के लिए डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाना चाहती थी, लेकिन वॉन ने उसे रोक दिया। इस खुदगर्ज अमीर का मानना था कि जिस शख्स का बचना मुश्किल है, उस पर दवा खर्च करना रिसोर्सेज जाया करना है। उसकी कोशिश थी कि रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक सिर्फ वो और एनी जिंदा रहें। उसने बेरहमी से एनी से कहा कि जिंदा बचने की जंग में अखलाक और हमदर्दी की कोई कीमत नहीं। ऊपर पहाड़ पर 3 रेस्क्यू टीमें हैरत अंगेज रफ्तार से बुलंदी की तरफ बढ़ रही थीं। विक के तजुर्बे ने उनका रास्ता तय किया। उसने पीटर के साथ मिलकर एक लगभग सीधी बर्फानी दीवार का इंतखाब किया। ये सबसे छोटा रास्ता था, लेकिन मौत से भरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के दोनों भाइयों को पहली मुश्किल का सामना हुआ। धूप की गर्मी की वजह से उनके पास रखा लिक्विड एक्सप्लोसिव लीक होने लगा। ये सब्ज रंग का लिक्विड जमीन पर गिरते ही रगड़ से धमाका कर सकता था। दोनों बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने जल्दी से अपने बैग्स एक बड़ी बर्फानी दरार में फेंक दिए और किसी तरह बच निकले। दूसरी तरफ कलीम और मोनिक चढ़ाई कर रहे थे कि अचानक एवलॉन्च की वजह से एक्सप्लोसिव फट गया। दोनों पहाड़ से नीचे जा गिरे और जान से हाथ धो बैठे। ऑस्ट्रेलिया के भाइयों में से छोटा भाई सिरिल जब धमाके की आवाज सुनता है तो उसे लगा कि उसका बड़ा भाई मेलकम भी मर चुका है।
गम से टूटकर वो अकेला ही वापस जाकर भाई को ढूंढने का फैसला करता है। इसी दौरान विक चढ़ाई करते हुए अचानक एक बर्फानी दीवार के अंदर अपनी बीवी की वो जमी हुई लाश देख लेता है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। उसकी बीवी के बैग में जान बचाने वाली डेक्सामेथासोन की दवा बिल्कुल महफूज थी, लेकिन दवा खाली थी। विक फौरन समझ गया कि उस वक्त वॉन ने खुद को बचाने के लिए न सिर्फ सारी दवाएं छीन ली थीं, बल्कि सबको झूठ भी बोला था कि उसकी बीवी की दवा एवलॉन्च में बह गई। पुराने जख्म और इंतकाम की आग एक साथ भड़क उठी। विक ने कसम खाई कि वॉन को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बर्फ के नीचे एनी के लंग्स में पानी भरने का मर्ज भी दोबारा उभरने लगा और उसकी सांस लेना मुश्किल होता गया। उसने अपनी बची कुची ताकत से वॉकी टॉकी पर पीटर से राब्ता किया और कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन छोड़ दो, अपनी जान बेकार में खतरे में मत डालो। भाई बहन ने एक दूसरे से आखिरी बार बात की। एनी ने कहा कि उसे अपने बाप की बहुत याद आती है। उसका मानना था कि बाप की राख उसी पहाड़ी इलाके में बिखेरनी चाहिए जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी। इस गुफ्तगू ने पीटर के दिल का पुराना जख्म दोबारा खोल दिया। दूसरी तरफ वॉन की जिंदा रहने की हवस ने इंसानियत की हर हद पार कर दी थी। उसने बेहोश होते टॉम को देखा और ऑक्सीजन और दवा बचाने के लिए बेरहमी से उसकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी था। पीटर और विक मुश्किलात का सामना करते हुए आखिरकार बर्फ की अपर सरफेस तक पहुंच गए। उन्होंने बहुत एहतियात से एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया और बर्फ में फंसा हुआ रास्ता धमाका करके खोल दिया। पीटर सबसे पहले नीचे उतरा और उसे कमजोर हालत में एनी मिल गई। जब वो एनी को ऊपर खींचने की तैयारी कर रहे थे, इंतकाम की आग में जलता हुआ विक भी नीचे उतर आया। वहां उसका सामना वॉन से हो गया और तंग बर्फानी गुफार के अंदर दोनों के दरमियान जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई। आखिरकार विक ने वॉन को काबू कर लिया, लेकिन उसने उसे फौरन नहीं मारा। उसने वॉन सेफ्टी रोप काट दी और सिर्फ वो मेन रोप रहने दी जो एनी से जुड़ी हुई थी। विक चाहता था कि वॉन भी वही मायूसी महसूस करे जो कभी उसकी बीवी ने की थी। विक और वॉन दोनों एक साथ गहरी तारीकी में जा गिरे और लालच से शुरू होने वाली इस पूरी ट्रेजेडी का आखिरकार खात्मा हो गया। आखिरकार पीटर और एनी को महफूज निकाल लिया गया। जिंदगी और मौत के इस इम्तिहान से गुजरने के बाद दोनों ने सालों पुरानी रंजिश को पीछे छोड़ दिया और एक दूसरे को मजबूती से गले लगा लिया। पीटर ने आखिरकार अपने बाप को समझ लिया और खुद को भी माफ कर दिया। K2 के मेमोरियल पर कुछ नए नाम और जुड़ गए। साथ ही इंसान के दिल में कुदरत के लिए एक नया एहतराम और अपनी फितरत पर सोचने का एक नया सबब भी पैदा हुआ। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।